नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को मानहानि का नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं है, फिर भी आबकारी मामले की चार्जशीट में मेरा नाम है। संजय सिंह ने कहा कि मैं इस तरह के चरित्र हनन को बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए मैंने ईडी के अधिकारियों को मानहानि का नोटिस भेजा है। इतना ही नहीं, राज्यसभा सदस्य सिंह ने कहा कि ईडी ने लोकप्रियता पाने और मेरी छवि खराब करने के लिए झूठे और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आबकारी नीति में शामिल किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आबकारी नीति मामले में सांसद संजय सिंह के खिलाफ असत्य, मानहानि करने वाला और आपत्तिजनक बयान दिया गया है। संजय सिंह ने जो नोटिस दिया है उसमें कहा गया है कि अगर 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी गई तो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के वकीलों ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा और अतिरिक्त निदेशक जोगेंद्र को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि ईडी ने 1 अक्टूबर 2022 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत दिनेश अरोड़ा का बयान दर्ज किया था। ईडी ने उस बयान के आधार पर सांसद संजय सिंह की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश रची है और वही जानबूझकर दुर्भावना शराब नीति में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाकर मानहानि की है। तो आपको बताते चले कि आप नेता संजय सिंह ने ईडी को नोटिस भेजा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि ईडी पे उन्होंने मानहानि का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने आबकारी नीति मामले में सांसद संजय सिंह के खिलाफ असत्य, मानहानि करने वाला और आपत्तिजनक बयान दिया है। साथ ही साथ संजय सिंह ने जो नोटिस दिया है उसमें यह भी कहा गया कि अगर 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी गई तो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के वकीलों ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा और अतिरिक्त निदेशक जोगेंद्र को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया कि ईडी ने 1 अक्टूबर 2022 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत दिनेश अरोड़ा का बयान दर्ज किया था। ईडी ने उस बयान के आधार पर सांसद संजय सिंह की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश रची और वहीं जानबूझकर उनके दुर्भावनावश शराब नीति में उनकी संलिप्तता का आरोप भी लगाकर मानहानि की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सख्त आदेश दिए हैं कि सभी संबंधित एजेंसियां यमुना की सफाई का काम समयबद्ध तरीके से पूरा करें। जून के अंत तक यमुना में बहने वाले 95% सीवेज के पानी का उपचार सुनिश्चित करना होगा। साथ ही 263 अनधिकृत कॉलोनियों में सिविल लाइनें बिछानी होगी। इससे 30 जून तक यमुना के प्रदूषण स्तर में ठोस सुधार दिखेगा। वहीं उपराज्यपाल ने इस काम में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त न करने की नसीहत दे दी है। उपराज्यपाल ने यमुना की सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की और 2 टूक शब्दों में समय के भीतर काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं यमुना के कायाकल्प और उच्च स्तरीय समिति की चौथी बैठक में 8 लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जोर नालों की गंदगी साफ करने पर दिया गया है। जून के आखिरी तक न्यूनतम 95% सीवेज उपचार की क्षमता विकसित करनी होगी। इसमें नालों ने गिरने से पहले गंदगी साफ हो जाएगी और इससे गंदगी में गिरने वाले नालों के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं उन्होंने कहा कि बेशक यमुना के बाढ़ क्षेत्र के पूर्ण विकास का काम चल रहा हो और नालों की गाद भी निकाली जा रही है, साथ ही सीवेज शोधन संयंत्र भी बन रहे हैं, फिर भी जरूरी है कि सभी कामों को मिशन मोड में किया जाए। इस काम में लगी सभी एजेंसियों को तय समय में काम पूरा करना होगा और इस काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं समीक्षा बैठक में उपराज्यपाल को ने बताया कि नजफगढ़ नाले की सफाई का असर अब दिखने लगा है। इससे ISBT कश्मीरी गेट के पास यमुना के पानी की गुणवत्ता भी पहले की तुलना में बेहतर हुई है। यही जगह है जहां नजफगढ़ नाला नदी में मिलता है, जहां पर उपराज्यपाल ने जोर दिया कि अभी इस तरह काम करना है जिससे गुणवत्ता ज्यादा बेहतर हो सके। उपराज्यपाल को बताया गया कि नजफगढ़ में गिरने वाले 44 नालों की पहचान की गई है और इसमें 17 नालों की गंदगी
साफ भी किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि अक्टूबर तक बाकी का काम पूरा हो जाएगा और सप्लीमेंट्री ड्रेन में गिरने वाले सभी नाले भी अक्टूबर तक साफ कर लिए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज और मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने शनिवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में किए गए एक और वादा पूरा किया है। आपको बताते चले कि 5वीं म्युनिसिपल कमेटी को सिफारिशों को लागू करते हुए व्यावसायिक संपत्तियों के कर को कम किया गया है। वहीं किराए की व्यावसायिक संपत्तियों के यूज फैक्टर को 2% से घटाकर 1.25% किया गया है। वही कॉलोनियों के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाकर लोगों को टैक्स से राहत दी जाएगी। आप पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर शैली ओबरॉय के साथ प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी में पार्टी के आने से किराए की व्यावसायिक संपत्ति के टैक्स में राहत दी गई है। वहीं व्यापारी वर्गों को कोरोना के दौरान लंबी समस्या झेलनी पड़ी थी। चुनाव से पहले केजरीवाल ने जो वादा किया था कि सीलिंग से लेकर व्यावसायिक संपत्ति कर में व्यापारी वर्ग को राहत मिलेगी, उसे पूरा किया गया है। तो आपको बताते चले कि शहरी विकास मंत्री और मेयर का दावा है, जहां पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 5वीं म्युनिसिपल कमेटी को सिफारिशों को लागू कराते हुए व्यावसायिक संपत्तियों के कर को कम किया गया है। किराए के व्यावसायिक संपत्तियों के यूज फैक्टर को 2% से घटाकर 1.25% किया गया है। वही कॉलोनियों के अलग अलग श्रेणियां बनाकर लोगों को टैक्स से राहत दी गई है। साथ ही साथ बताते चले कि आप पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर शैली ओबरॉय के साथ प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी में पार्टी के आने से किराए की व्यावसायिक संपत्ति के टैक्स में राहत दी गई है। वहीं व्यवसायी वर्गों को कोरोना के दौरान लंबी समस्या झेलनी पड़ी। चुनाव से पहले केजरीवाल ने वादा किया था कि सीलिंग से लेकर व्यावसायिक संपत्ति कर में व्यापारी वर्ग को राहत मिलेगी और उसे पूरा किया जाएगा। दिल्ली के बिंदापुर थाना क्षेत्र में बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुरेंद्र मटियाला की बदमाशों ने बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी, जिस मामले में पुलिस ने 2 किशोर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल द्वारका के पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार हुए व्यक्ति की पहचान हरियाणा के झज्जर में रहने वाले योगेश के रूप में हुई है, जिसका भगोड़े गैंगस्टर कपिल सांगवान से संबंध का शक लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश के पास से एक हथियार बरामद किया है, जबकि अन्य 5 के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आपको बताते चले कि जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र मेन मटियाला रोड स्थित अपने कार्यालय में अपने एक स्वजन और कार्यालय सहायक के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। वे कार्यालय में रखी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। दोनों अन्य व्यक्ति में एक उनके बाएं और दूसरा उनके दाएं बैठा था। इसी दौरान कार्यालय के मुख्य द्वार पर लगे शीशे के गेट को 2 लोगों ने खोला। दरवाजा पूरी तरह से ना खोलकर इतना ही खोला कि बदमाशों के दोनों हाथ और पिस्टल अंदर दाखिल हुए। इसके बाद दोनों बदमाशों ने सुरेंद्र को निशाना बनाते हुए गोलियों की बौछार कर दी। तो बीजेपी नेता मटियाला हत्या मामले में ये नया खुलासा हुआ है। आपको बताते चले कि इसमें 2 किशोर सहित 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि द्वारका के पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने कहा है कि इस मामले में गिरफ्तार हुए व्यक्ति की पहचान हरियाणा के झज्जर में रहने वाले योगेश के रूप में हुई है, जिसका भगोड़े गैंगस्टर कपिल सांगवान से संबंध का शक लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश के पास से एक हथियार बरामद किया है, जबकि अन्य के 5 खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया है। वहीं जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र मेन मटियाला रोड स्थित अपने कार्यालय में अपने एक स्वजन और कार्यालय सहायक के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे और वे कार्यालय में रखी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। दोनों अन्य व्यक्ति ने एक उनके बाएं और दूसरा उनके दाएं बैठा था। इसी दौरान कार्यालय के मुख्य द्वार पर लगे शीशे के गेट के 2 लोगों ने खोला और उन पे गोलियों की बौछार कर दी। इन लोगों ने जो बाइक इस्तेमाल हुआ में वो चोरी करके प्रोवाइड किया था
जो डिसीज्ड है उसके बारे में आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड किया था, और प्लस जो कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो भी इन लोगों से लिंक हो रहे हैं, और जो इंसिडेंट करने के लिए जो उनको कुछ फंडिंग की ज़रूरत थी या उस तरह के जो चीज़ थे उसके लिए इनको पकड़ा गया है। अभी इस केस में और जो बाकी जो एक और शूटर इन्वॉल्व था, प्लस जो कॉन्स्पिरेसी में और जो मेन लोग शामिल थे वो अभी पकड़ने बाकी हैं, बट सारे आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और उन पर हमारा कंटिन्यूअस रेड और काम चल रहा है। राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान चिकित्सा जगत के स्थापित शीर्ष अस्पतालों में से एक, जहां आधुनिक और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। लोगों के इस भरोसे और विश्वास पर खरा उतरने के प्रयास में एम्स प्रशासन अपनी सुविधाओं को लगातार सुगम और उन्नत बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। इसी कड़ी में अब एम्स ने एक ऐप हेल्दी स्माइल लॉन्च किया है, जो बच्चों में होने वाली दांतों की समस्या को नियंत्रित करने में बहुत ही सहायक होगी। दरअसल छोटे बच्चों में दांतों की बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स ने एक ऐसा ऐप विकसित किया है जो बच्चों को न सिर्फ दांतों को ब्रश करने का सही तरीका सिखाएगा बल्कि उनके मुंह की स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करेगा। वहीं अस्पताल प्रशासन का ये एप्लीकेशन हेल्दी स्माइल के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, जिसे आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। और एम्स के शिशु दंत चिकित्सा विभाग में अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना बंसल ने बताया कि दांतों की कैविटी या दांतों में कीड़ा लगना विकसित और विकासशील देशों में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है।